मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल पर। आज का वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोग बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक झटका इन सभी प्रश्नों को देखकर जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, एकीकरण क्या है, एकीकरण किसे कहते हैं, या तो एकीकरण से क्या तात्पर्य है। तो डिस्टेंस का उत्तर जो हो जाएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयां एकताबद्ध होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बंध जाती हैं, एकीकरण कहलाती हैं। एकीकरण का मतलब होता है कि समाहित करना, सबको एकजुटता लाना ना, एकता की भावना को पैदा करना, तो उसी को हम लोग कहते हैं एकीकरण। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयां एकताबद्ध होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बंध जाती हैं, एकीकरण कहलाती हैं। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को, प्रजनन दर से क्या तात्पर्य है। देखिए, प्रजनन दर से अगर कहा जाए डिस्कशन, तो प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या का जो अनुपात होता है, यानी प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो होती है, उसे ही हम लोग प्रजनन दर कहते हैं। समानता देखा जाए अगर डियर से, तो बच्चे पैदा कर सकने की आयु जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है। अगर देखा जाए तो समानता बच्चे जो पैदा करने की क्षमता होती है महिलाओं में, तो वो 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है, ठीक है। और प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या का जो दर होता है, अनुपात होता है, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन दर बोलते हैं। चलिए डिस्कशन बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर, दबाव समूह से क्या तात्पर्य है। तो दबाव समूह का मतलब क्या होता है। देखिए, अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि वे समूह जो कि दबाव बनाते हैं। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से वे सत्ता में नहीं रहते हैं, यानी राजनीतिक सत्ता में वे नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता में न रहते हुए भी वो लोग क्या करते हैं, अपने दबाव को यानी दबाव बनाकर कोई भी उसके पीछे कारण हो सकता है, तो उसके द्वारा वो दबाव बनाकर वो अपने कार्यों को कराते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है आपका, दबाव समूह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस चैनल के सहयोग के रूप में आप इतना काम ज़रूर करें कि ओनली शेयर माय वीडियोस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इतना काम आप लोग ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए, चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, समाज किसे कहते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, समाज किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, समाज जो होता है वो ऐसे लोगों का समूह है जो समान संस्कृति का शाभाजन करते हैं, एक विशेष प्रादेशिक क्षेत्र रखते हैं तथा जिनका एक पृथक एकीकृत अस्तित्व होता है। समाज का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे समुदाय या ऐसे धर्म या ऐसी जाति के लोग मिलकर जब एक जगह पर क्या होते हैं, एकत्रित होकर रहते हैं, या तो विभिन्नता में भी एकता के विविधता के द्वारा भी वो एक जगह पर इकट्ठे होकर रहते हैं, ठीक है। कई धर्मों के लोग, कई समुदायों के लोग जब रहते हैं, जैसे हम लोग का भारतवर्ष देश, ये देश जो है इसका बहुत ही बड़ा प्रतीक है ना। तो समाज इसे ही हम लोग कहते हैं। तो समाज एक तरीके से क्या होता है, समूहों का जाल होता है ना, जो समान संस्कृति का शाभाजन करते हैं तथा विशेष प्रादेशिक क्षेत्र रखते हैं तथा जिनका एक पृथक एकीकृत अस्तित्व होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए, पांचवा आप लोग का प्रश्न क्या है, भूमिका किसे कहते हैं। भूमिका किसे कहते हैं, सामान्य रूप से व्यक्ति द्वारा अपनी परिस्थिति के अनुसार की जाने वाली क्रियाओं या व्यवहारों को हम भूमिका कहते हैं। भूमिका का मतलब डिस्कशन देखिए एकदम सीधा सीधा है कि परिस्थितियों के अनुसार की जाने वाली क्रियाओं या तो जो व्यवहार होते हैं हमारे, तो उसे ही हम लोग भूमिका कहते हैं। जैसे कहा गया कि यदि माता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पिता है, तो पिता की क्या भूमिका है, बहन की क्या भूमिका है, माँ की क्या भूमिका है, भाई की क्या भूमिका है। तो जो जिसकी भूमिका होती है वह अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाता है। जैसे हम लोग कहते हैं किसी मूवी में हम लोग देखते हैं, तो मूवी वगैरह में भी जिसका जो किरदार होता है, तो वह उसको क्या करता है, वह उसको अपने किरदार को उचित तरीके से उसमें अभिनय करता है। तो डिस्कशन एक तरीके से यही, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिका, उस सामूहिक रूप से, ठीक है डिस्कशन। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आपकी एक है और भूमिका को पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम से, इसलिए इस प्रश्न को एक बार देखकर जरूर जाइएगा। बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग अब। देखिए, छठे प्रश्न की ओर, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेखन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो डिस्कशन से शिक्षा के देखिए विभिन्न उद्देश्यों में बात करते हैं हम लोग, तो ज्ञान अर्जन करना, चरित्र निर्माण करना, जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराना,
संपूर्ण विकास करना, व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास होता है वो कहीं ना कहीं से शिक्षा के द्वारा ही होता है। सामाजिक व्यक्ति के विकास का उद्देश्य देखिए होता है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य होता है। शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है। व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय का उद्देश्य होता है। तो एजुकेशन जो होता है वो देखिए जानते हैं, एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही ब्रॉड अपना क्या किया होता है, गोल को लिए होता है, एम को लिए होता है। तो इसका उद्देश्य छोटा मोटा नहीं है, इसका उद्देश्य जो है बहुत ही व्यापक है। तो शिक्षा के जो विभिन्न उद्देश्यों में अगर कहा जाए तो ज्ञान अर्जन करना, चरित्र निर्माण करना, जीविकोपार्जन करना, संपूर्ण विकास करना, सामाजिक व्यक्ति के विकास करना, सांस्कृतिक शारीरिक विकास करना, व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय का उद्देश्य जो होता है, ये कहीं ना कहीं जो होता है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वें प्रश्न को। संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताइए। तो डिस्कशन यहाँ पर देखिए 2-4 पॉइंट वगैरह मैं आप लोग को बताऊंगा। संस्कृति और सभ्यता में अंतर, पहला देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हो जाएगा, सभ्यता का मूल्य निर्धारण किया जाता है जबकि संस्कृति का नहीं। पहला प्रश्न देखिए डिस्कशन, सभ्यता का मूल्य निर्धारण किया जाता है जबकि संस्कृति का नहीं किया जाता है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सभ्यता की उन्नति दृष्टिगोचर होती है किंतु संस्कृति की नहीं ना। और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा आसानी से अपनाया जाता है किंतु संस्कृति को नहीं। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात भी जो इसमें पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा आसानी से अपनाया जाता है किंतु संस्कृति को अपनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी हम लोग देखते हैं। भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट में चौथा जो पॉइंट आपका दिया गया है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर का जो चौथा पॉइंट हो जाएगा, सभ्यता में विस्तार की तीव्र गति होती है किंतु संस्कृति में नहीं। तो सभ्यता में विस्तार जो होता है डिस्टेंस बहुत ही तेज़ी से होता है, लेकिन संस्कृति जो होती है वो तीव्र गति से नहीं होती है, उसमें धीमी गति से होता है लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। तो डिस्टेंस ये 7वें प्रश्न का 4 जो महत्वपूर्ण अंतर है उनको याद रखिएगा। ठीक है, अंतर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि अंतर को जब आप ये तैयार करते हैं तो समझ लीजिए आपके 2 पॉइंटों तो एक्स्ट्रा रूप से आपके तैयार हो ही रहे हैं और आपके अंतर भी तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी रहेगा, राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो राज्य के तत्वों के प्रमुख रूप से कौन कौन से बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं डिस्टेंस। तो अगर कोई भी राज्य है, कोई भी प्रदेश है, कोई भी देश है, कोई भी प्रांत है, तो उसमें डिस्टेंस जनसंख्या का होना अनिवार्य है। जनसंख्या तो होगी ही वहाँ की। जैसे हम लोग पार्टिकुलर अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की, तो जनसंख्या की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे कहा जाता है कि नहीं भी हमारे यहाँ की जनसंख्या जो वो 121 135 जो भी करोड़ है, तो हम लोग बताते हैं ना। निश्चित भूभाग होता है, निश्चित भूभाग का मतलब होता है जैसे हम लोग बताते हैं कि नहीं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हम लोग का देश फैला हुआ है और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई और उत्तर दक्षिण तक की लंबाई जैसे हम बताते हैं 2,933 3,214 ये किलोमीटर के रूप में दिखाते नहीं है। तो निश्चित भूभाग में फैला हुआ है। सरकार है यहाँ पर, जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में यहाँ की सरकार है, वहाँ की उस राज्य में उनकी सरकार है, तो ये सरकार भी होती है, प्रभु सत्ता भी होती है, मतलब लोगों के लिए निर्धारित की गई जो व्यवस्थाएं होती हैं, और एक स्थायी स्वरूप होता है। तो राज्य के प्रमुख तत्व तो और भी कई हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ की जनसंख्या हो गई, निश्चित भूभाग हो गया, सरकार हो गया, प्रभु सत्ता हो गई और स्थायी स्वरूप हो गया। तो डिस्टेंस ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के 8 प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्टेंस द ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोगों का पेपर है, आपको 5 से 6 घंटे बाद अपना पेपर देने जाना है, तो जो भी पूरा समाजशास्त्र का प्लेलिस्ट है उसको पूरे को देख कर जाइए, वह आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा डिस्टेंस। तो उसको एक बार पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। उसमें जिन प्रश्नों को मैं नहीं बता पाया तो कम से कम मैंने प्रश्नों का डिस्कशन किया हुआ है, एक बार आप उनको जरूर देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज करके तैयार करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर जाइएगा। तो जो 32 से 33 जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं डिस्टेंस, तो उन सभी को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट डिस्टेंस, आप लोग बेहतर तरीके से अपना पेपर देख रहिए और शाम को आने के बाद हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।